हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 1200 से भी अधिक वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सभी जो 1200 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ये आपको 3 पार्ट में मिलेंगे। दोस्तों, यह इसका फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों, आप लोग धैर्य के साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थी, वह दोबारा 1892 के इलाहाबाद के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष देता है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों, जब किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि को वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो दोस्तों, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तो उसे 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो दोस्तों, 1/3 भाग विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का चुनकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो दोस्तों, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उस प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची या केंद्र सूची के अंतर्गत कुल 97 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली
सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो दोस्तों संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 अ में या फिर 51 क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो दोस्तों संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है दोस्तों, अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो दोस्तों यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करता है या फिर अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसे उपराष्ट्रपति को पत्र भेजना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत जी थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत आयरलैंड का संविधान है, अर्थात आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो दोस्तों यह कथन CEM जोड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो दोस्तों यह भारत के अनुच्छेद 257 में वर्णित है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित न हो। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है?
तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो दोस्तों संविधान के 36वें संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, उसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान था वह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों सरकारीय आयोग अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सम्मिलित है या संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित था? तो दोस्तों सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं उसको सिर्फ राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो दोस्तों योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा 1950 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों प्रांत की विधान सभाओं ने संविधान सभा के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है या फिर वहाँ के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दोस्तों संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोध कानून का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो दोस्तों 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो दोस्तों जो मूल अधिकार होते हैं वह वाद योग्य होते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। आगे बढ़ते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन
1976 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में दिया गया जो मूल अधिकार है उसको सिर्फ राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जुलाई 1947 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 356 है वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? दोस्तों भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? दोस्तों 1962 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन केटी शाह का है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? दोस्तों इसका जवाब है हाँ, लेकिन सभी संशोधनों के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य अपना मतदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है? तो दोस्तों उसे 6 महीने के बाद अपने पद से मुक्त होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस का है और कितना है? तो दोस्तों राज्यसभा में सबसे अधिक राज्यों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है और दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 31 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात
वित्त आयोग का गठन करता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इस समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के 1 क में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्षों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिशी अधिकार रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो दोस्तों संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की गई। आगे बढ़ते हैं। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए होता है? तो दोस्तों भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन प्रधानमंत्री के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो दोस्तों 1909 के अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो दोस्तों संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक अधिकार 7 से उसमें 1 घटाकर 6 कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो दोस्तों भारत की सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। आगे बढ़ते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों की शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों कनाडा के संविधान से ये प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो दोस्तों 6 सप्ताह बाद। जी हाँ दोस्तों, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात अध्यादेश क्या होता है? अप्रभावी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो दोस्तों भारत का संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन करने का निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा भारत को सत्ता के हस्तांतरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो दोस्तों यह कथन KC व्हीयर का है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बियरर बांड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बियरर बांड स्कीम का उद्देश्य काले धन की निकासी करना था। आगे बढ़ते हैं। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो दोस्तों ब्याज दर मौद्रिक नीति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी किया जाता है। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन बनाने का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 263 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी उपक्रम समिति या वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो दोस्तों संविधान के 39वें संशोधन द्वारा 1975 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? दोस्तों तो सर्वप्रथम गुजरात में लोक अदालत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम भारत के अलावा नेपाल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों मूल अधिकारों को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा में 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों कम से कम 10% सीटें अगर वह प्राप्त कर लेता है तो लोकसभा में वह विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो कि है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो दोस्तों नए राज्यों का गठन या फिर सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो दोस्तों भारत में लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो दोस्तों संसद का यदि कोई सदस्य 60 दिन से अधिक समय तक रिक्त रहता है या फिर अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के लिए निर्देशित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की पहल का अधिकार भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों 14 वर्ष के बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप एक संघीय राज्य के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी थे। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना होगा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। नेक्स्ट है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कुल 5 प्रकार के रिट या फिर लेख को जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है,
किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया था? तो दोस्तों उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में किया था। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों जो योजना आयोग था उसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह भारत सरकार के, कह सकते हैं कि सरकारी वरीयता क्रम में वह भारत के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष उनको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो दोस्तों राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण या फिर अलग करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट है, संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, और संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो दोस्तों भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति मिली थी। आगे बढ़ते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और दोस्तों उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम भारत इंडिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो दोस्तों भारतीय संसद की कार्यवाही में भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों पंचायत का चुनाव कराने के लिए इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 79वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो दोस्तों संविधान के निर्माण में
उल्लेखनीय जो योगदान देने वाला उद्देश्य प्रस्ताव था उसका संबंध दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये था कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन संविधान सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो दोस्तों प्रस्तावना में दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्था के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 72(1) के अनुसार मृत्युदंड को सिर्फ भारत का राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति का होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा ली गई है, उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो दोस्तों भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो दोस्तों जो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं उनके वेतन का न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों देश में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे 2 संघ शासित क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभाओं का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जो कि है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली जी थे। नेक्स्ट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो दोस्तों भारत सरकार ने 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 1951 में उसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्रवाइयों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज में कुल 29 विषय शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श से कार्य करता है? तो दोस्तों भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से कार्य करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। आगे बढ़ते हैं। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो दोस्तों जब प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है तो वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकारी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है वह अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव आम सहमति से हुआ, अर्थात नीलम संजीव रेड्डी ऐसे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो दोस्तों जब कोई केंद्रीय मंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो वह मतदान का अधिकारी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों संविधान में इस संबंध में इसकी सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं वह व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों जो प्रदेश सरकार के मंत्री होते हैं वह व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से राज्यपाल के समक्ष प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्ति आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ लिए गए हैं? तो दोस्तों जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं वह संविधान के भाग 4A या फिर भाग 4क में उल्लेखित किए गए हैं या फिर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों धन विधेयक को संसद के सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो दोस्तों 29वें संविधान संशोधन द्वारा केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों 1952 के आम चुनाव के समय कुल 14 दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 13 दिसंबर 1971 को की गई थी। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो दोस्तों संसद द्वारा 2 माह के अंतर्गत इसका अनुमोदन करना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो दोस्तों यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। आगे बढ़ते हैं, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है उसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों 24 जनवरी 1949 के दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान को आंतरिक रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति थे उनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति थे जो उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। आगे बढ़ते हैं, जो कि है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर विषय में संसद की अधिकारिता केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो दोस्तों राज्य के जो निम्न सदन होते हैं उसे विधानसभा और जो उच्च सदन होता है उसे विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है
का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों जो महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उस वित्त मंत्री का नाम क्या था जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों पीके षटमुखम शेट्टी पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संसद के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के विवाद, चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आपातकाल के दौरान जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को कभी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति नज़रबंद है तो उसको अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका या रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो दोस्तों यदि कोई अभियुक्त या अपराधी अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो दोस्तों भारतीय संविधान में उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय सभा में, संविधान सभा में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक भी लोकसभा की आरक्षित सीटें नहीं हैं, अर्थात बिल्कुल शून्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है। नेक्स्ट है, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कुल 3 बार की जा चुकी है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, संसद के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो दोस्तों संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में यह मामला प्रतिपादित किया था, अर्थात सुरक्षित रखने का प्रावधान किया था, और यह दोस्तों मामला 1973 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम भारत इंडिया है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? दोस्तों भारत में सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो दोस्तों वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों,
क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों संसद के सदन में सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? तो दोस्तों संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो दोस्तों भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद संसद या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति होती है। आगे बढ़ते हैं। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ? तो दोस्तों 1969 में जब बीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे तो अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने दिलवाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो दोस्तों 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो दोस्तों अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74(1) में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का प्रावधान का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो दोस्तों पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार संसद के पास होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल 79 स्थान या 79 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो दोस्तों आम चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 2 संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक शब्द को 1976 में संशोधन द्वारा प्रस्तावना में लाया गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा था उसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन है? तो दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता BN राव थे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं। किस लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? तो दोस्तों अधिकार परीक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है व्हाट इज अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित कौन हुए थे? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों का समन्वय है अर्थात मिला जुला है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो दोस्तों भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दोस्तों समवर्ती सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे जिनमें पैंथिल लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों जो भारतीय विदेश सेवा होती है वह केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं, उनका नाम बताइए? तो दोस्तों संसद के कुल 3 सत्र होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजमन्नार आयोग जिसका गठन 1970 में किया गया था, तो किस उद्देश्य से किया गया था? तो दोस्तों राजमन्नार आयोग का गठन प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया है? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून बनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित 1200 से अधिक प्रश्नों की सीरीज के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जो सभी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आप लोगों को पसंद आए होंगे, आप इसकी वैल्यू को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।